शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बात करेंगे ठंड की। दिल्ली में प्रचंड सर्दी जारी है। राजधानी में 2 डिग्री तक तापमान पहुंच गया, लोग परेशान हो रहे हैं। उधर पहाड़ों में बर्फबारी भी लगातार जारी है और बर्फबारी के चलते पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। ठिठुरन इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर है। वहीं दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। ठिठुरन के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान दिल्ली का 2 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजधानी का तापमान, राजधानी वासियों को प्रचंड ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के चलते कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों की परेशानी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ठंड का कहर और दूसरी तरफ कोहरे की मार से लोग परेशान हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अलाव का सहारा लिया जा रहा है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल हो रहा है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, जिन लोगों को ऑफिस जाना होता है वो सुबह 6 बजे, 5:30 बजे अपने घरों से बाहर निकलते तो उनके सामने ये समस्या आती है कि विजिबिलिटी बेहद कम है, यानी कि कोहरा बहुत ज्यादा है और लोगों की मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं। और खासतौर पर आपको ये भी जानकारी दें कि ट्रैफिक नियमों का पालन तो लगातार लोग कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तमाम एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि जब आप अपने घरों से बाहर निकलें तो आप अपनी हेडलाइट्स को जरूर चेक कर लें, हॉर्न को चेक कर लें। इसके अलावा और भी तमाम एडवाइजरी में कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको लेकर भी आपको ये समझना होगा, ये जानना होगा कि जब कोहरा लगातार बढ़ता है तो आखिर क्या सावधानी बरती जाती है। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर में हालात कैसे हैं ठंड के। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं क्योंकि लोग वहां पर भी परेशान हो रहे हैं और खास तौर पर अलाव का सहारा यहां पर बहुत ही ज्यादा लिया जा रहा है। बिल्कुल, तो 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं हर कहीं से सिर्फ और सिर्फ यही तस्वीरें हैं कि लोग इस ठंड के चलते परेशान हैं, कोहरे के चलते परेशान हैं। आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है, चाहे बात दिल्ली की करें, चाहे उत्तर प्रदेश की करें, पंजाब की करें, राजस्थान की करें, बिहार की करें या जम्मू की करें। हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ यही तस्वीरें हैं कि लोग कोहरे की मार से परेशान हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश पाठक और अस्मित जुड़े हुए हैं बिहार से। गणेश पाठक, दिल्ली से सबसे पहले गणेश आपका रुख करते हैं, दिल्ली में क्या हालात है? क्योंकि जब हम सुबह अपने घर से ऑफिस आ रहे थे काफी ज्यादा कोहरा, लोग परेशान भी हो रहे हैं। सचिन, यूं कहें कि इस बार जो कोहरा है ना, कि मैं खड़ा हूं कर्तव्य पथ पर। पहले तस्वीर देखिए कि तस्वीर क्या है। ये घना कोहरा है और घड़ी में इस समय 8 से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन सूर्य देवता नजर नहीं आ रहे। चारों तरफ हमें नजर आ रहा है तो केवल घना कोहरा ही नजर आ रहा है। और मैं एक और बात यहाँ पे बताऊं ना, मुझे इस समय नजर आ रहा है नॉर्थ ब्लॉक, न नजर आ रहा है साउथ ब्लॉक, न नजर आ रहा है संसद भवन, चाहे नई संसद हो या पुरानी संसद हो, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास बनी हुई है। जो गाड़ी चला रहे हैं लोग, उन्हें गाड़ी चलाने में समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपनी पार्किंग लाइट चलाकर वो गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हो रखे। और सर्दी इस समय इस तरीके से, अगर मैं यूं कहूं कि सफेद चादर ने शहर को अपने और पूरी तरीके से कैद कर लिया है तो गलत नहीं, क्योंकि चारों तरफ केवल घना कोहरा ही नजर आ रहा है। और कोहरे के चलते ट्रेन से लेकर हवाई यातायात सब प्रभावित है। 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें लेट चल रही है इस समय। कई ट्रेनें ऐसे हैं जो 5 से माफ कीजिएगा, कई ट्रेनें ऐसे हैं जो 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। तो कई ऐसी फ्लाइट है जिन्हें फिलहाल की स्थिति में डाइवर्ट किया गया है या रद्द करने की स्थिति भी आई हुई है। और देखिए किस तरीके से हालात यह है कि बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का भी फैसला किया, क्योंकि आज से कई निजी स्कूल खुलने थे। सरकारी स्कूल पहले ही 15 जनवरी तक के बंद थे, लेकिन फिलहाल ठंड को देखते हुए कई अभिभावक संघ, अलग अलग एजेंसियों ने कहा सरकार से मांग की। गणेश, तस्वीरें दिल्ली की बेहद परेशान करने वाली है। कोहरे की मार से दिल्ली वासी परेशान। इसी बीच हमारे साथ अखिलेश भी जुड़ चुके हैं, इंदौर से तस्वीरें दिखाएंगे और बिहार से अस्मित लगातार बने हुए हैं। अस्मित में पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अभी हमने राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देखी, राजधानी पटना के क्या कुछ हाल है? वहां पर लोग कितने परेशान है ठंड को लेकर? नहीं, देखिए पटना में परेशानी बढ़ी है पलक, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी और ऑरेंज अलर्ट पूरे बिहार के लिए जारी किया गया था। और देखिए
दफे जो है नोटिफिकेशंस स्कूल को बंद करने को लेकर के सरकार की तरफ से जारी किए गए। जिला प्रशासन ने 3 दफे नोटिफिकेशन जारी किया था। पहले 30 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने की बात कही गई थी, लेकिन अब देखिए 14 जनवरी तक उसे एक्सटेंड किया गया है। पटना के डीएम की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया था। तो यहां भी काफी ठंड पड़ रही है और सुबह 8 डिग्री यहां का तापमान दर्ज किया गया है। हर तरफ कोहरे ही कोहरे नजर आ रहे हैं। जो स्कूल का समय था, क्योंकि स्कूल बंद किए गए हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों को बंद करने की बात कही गई थी, और अभी क्योंकि 8 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है और अभी भी काफी कम संख्या में लोग घर से बाहर निकले हैं, काफी कम संख्या में गाड़ियां पटना की सड़कों पर दौड़ रही हैं, तो स्थिति बहुत ज्यादा यहां पर खराब हो गई है और परेशानी बढ़ी हुई है। लोग जो गरीब तबके से आते हैं, जो काफी ज्यादा रैन बसेरों का सहारा लेते हैं रात में सोने को लेकर के, उनकी परेशानी बढ़ी है। तो कैसे उनके परेशानियों को थोड़ा कम किया जाए, कैसे अलाव की व्यवस्थाएं की जाए, कैसे रैन बसेरों का जायजा लिया जाए, इन सभी को लेकर के यहाँ का जिला प्रशासन की तरफ से पूरी मदद की जा रही है। और लेकिन हालात इस तरह बने हैं कि ठंड हवाएं चल रही हैं, ठिठुरन बढ़ी है, जिसके कारण लोगों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और जिसके कारण बिहार में ठंड हवाओं के कारण जो परेशानी है ठंड को लेकर के वो बढ़ी है। और अभी 2-3 दिन तक यही स्थितियां होने वाली हैं, क्योंकि 2-3 दिन तक हवाएं चलेंगी और इसके कारण जो परेशानी है ठंड को लेकर के वो बढ़ेगी। तो अभी आने वाले दिनों में सही और कह रहे हैं आप। परेशानी का सामना देखिए, मौसम विभाग ने भी कहीं पर रेड अलर्ट तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। लोगों से बार बार इस बात की अपील की जा रही है कि आप सभी लोग सावधानी बरतें। इंदौर का रुख करते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अखिलेश बने हुए हैं। अखिलेश, इंदौर का क्या हाल है? वहां के लोग क्या आश्वस्त हैं कि ठंड बहुत ज्यादा नहीं है, या फिर वहां पर भी लोग परेशान हो रहे हैं? बड़ी राहत की बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर जिक्र करें तो मालवा ही ऐसा इलाका है जहाँ ठंड थोड़ी कम है। ऐसा नहीं कि ठंड नहीं है। 1 घंटे पहले तक यहाँ पूरा कोहरा छाया हुआ था। अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो अगले 4 दिन कड़ाके की सर्दी है। राजधानी भोपाल की बात हो, और सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में सर्दी पड़ रही है। नौगांव में पारा जो है माइनस में है, और पचमढ़ी जो कि यहाँ का हिल स्टेशन है वहाँ पर भी बर्फ जमी पाई जा रही है। तो बघेलखंड हो, बुंदेलखंड हो, ये तमाम इलाके ऐसे जहाँ पर जम के सर्दी पड़ रही है। और मौसम विभाग का ये मानना है कि अगले 1-2 दिन में मावठा, जिसे पाला पड़ना कहते हैं, यानी कि हल्की बारिश भी हो सकती है। तो ये ठिठुरन जो है बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में बारिश का आलम हो सकता है, और साथ ही साथ जो सर्दी है लोगों को बहुत सता रही है। राहत की बात इंदौर में जरूर है। आप देख सकते हैं गुनगुनी धूप निकली हुई है, लेकिन सुबह की ठिठुरन है। मालवा को अगर हम छोड़ दें तो मालवा में टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जी बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास। एक बार रुक करूंगी मैं अस्मित का। अस्मित, आप जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार, वहां की प्रशासन की ठंड से बचाने के लोगों की क्या कुछ तैयारियां आप वहां पर देख पाते हैं? नहीं, इसके पहले भी मैंने बताया था पलक कि देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस हर ठंड में किया जाता है तो वो रैन बसेरों का किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ठेले वाले गरीब तबके से जो लोग आते हैं उनको परेशानी बढ़ती है ठंड में। और इसी को लेकर के पहले से ही तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने खुद से रैन बसेरों का जायजा लिया था। वो रात में निकले थे, उन्होंने कंबल बांटा था गरीबों में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रैन बसेरों पर ध्यान दिया जाता है ताकि वहाँ पर गरीब तबके के लोगों को किस तरह से वहाँ मुहैया कराया जाए वो वहाँ पर वो जगह। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे सोए रहते हैं, जो लोग अभी भी बोरे जो होते हैं वो उड़ के सोए रहते हैं, उन तक बिल्कुल। देखिए, सावधानी बरतने की जरूरत है। राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और मौसम विभाग भी अपना काम कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है तो मैदानों में सर्दी। इस जमा देने वाली ठंड में लोगों का हाल बेहाल है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर बंगाल तक सर्दी का सितम जारी है। और इस ठंड को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि ये जनवरी क्या जमा देगी। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली ठंड में जम रही है। यहाँ की सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। ठंड का आलम ये कि यहाँ की सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। सर्दी ने ऐसा कहर बरपाया है कि यहाँ की सर्दी ने पहाड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में कोना कोना जमा जा रहा है। दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट दिख रही है। सुबह के वक्त सफेद चादर से दिल्ली लिपटी नजर आ रही है, जिसका असर यातायात पर भी पड़ रहा है। ट्रेन रुक रही है, ट्रैफिक की रफ्तार रुक गई है। लोग ठंड में घरों में दुबके हैं। उत्तर भारत के बाकी राज्यों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यूपी से बिहार और बंगाल से राजस्थान तक हर जगह सर्दी ने जिंदगी की रफ्तार को
थाम दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सब कुछ ठहरा सा लग रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी और बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा ठंड का कहर यूपी पर पड़ रहा है, जहां ज्यादातर शहरों का पारा 2 से 4 डिग्री के बीच में है। कानपुर में पारा 2 डिग्री तक गिर गया, जबकि बाकी जगहों में भी कमोवेश यही हाल दिखा। ये वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां आज का पारा 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। हर तरफ घना कोहरा छाया है, विजिबिलिटी बेहद कम है। राजधानी लखनऊ भी सिहर रही है, जहां पारा 4 डिग्री पहुंच गया। आज का तो तापमान बहुत ज़्यादा हाई है। मैं करीब 40-50 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ और ठंड की वजह से मैंने डबल ग्लव्स पहन रखे हैं, जिससे गाड़ी और बाइक चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हमको कानपुर सेंट्रल तक जाना है चौरी चौरा एक्सप्रेस से। लगभग 5 घंटे लेट है। सुबह 4:30 बजे का समय था, हम लोग 3:30 बजे आ गए थे। बिहार में स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। ये तीसरी बार है जब स्कूलों की छुट्टी को बढ़ानी पड़ी। पटना में हाल और बुरा है, हर तरफ कोहरा है और ठंड से बचने के लिए लोग जतन कर रहे हैं। वहीं इसका असर ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। कई ट्रेनें रद्द हैं और कई लेट हैं। रेतीला राजस्थान भी कांप रहा है, लोग घरों में दुबके हैं। रेगिस्तान में 2 हफ्ते में 7 बार पारा 0 से नीचे जा चुका है। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी भी ठंड की मार झेल रहा है। यहाँ ठंड ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। हाल बेहाल है, ठंड से बुरा हाल है। एक और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की मार झेल रहा है, तो दूसरी ओर पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, हर तरफ नजर आ रहा है तो सिर्फ बर्फ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल अभी कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। देखिए, पीएमओ ने जोशीमठ में जमीन धंसने की समीक्षा की है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने पीएमओ को जोशीमठ के बारे में पूरी जानकारी दी है। फिलहाल एनडीआरएफ की 1 और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशीमठ पहुंची हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव और एनडीएमए के सदस्य आज जाएंगे। आपको बता दें, जियोलॉजिकल सर्वे और आईआईटी रुड़की के सदस्य भी जोशीमठ आज जाएंगे। जोशीमठ का सर्वे करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी। और वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। सुबह 10:30 बजे सीजेआई की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जोशीमठ में जो हालात है, इसकी वजह से लोगों के अंदर दहशत और खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीएमओ की तरफ से इस बात का जिक्र हुआ कि जो भी इसके बीच लापरवाही हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। और लगातार राज्य सरकार उन तमाम लोगों के संपर्क में है जो लोग मौके पर मौजूद हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भारत 24 से खास बातचीत की। हरीश रावत ने कहा कि लोग हैरान हैं, परेशान हैं, सरकार को तुरंत मदद करनी चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तमाम लोगों से मुलाकात हुई है सर। बहुत लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। ये हमारी बेटी सजना का घर है, 3 कमरे हैं। ये इतनी भयंकर दरार पड़ गई है, टूट गया है। इसके तो सपने बिखर गए हैं ना, इस परिवार के सपने बिखर गए। तो ऐसे बहुत सारे जो यहाँ परिवार हैं, जिनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, होटल्स हैं, बड़े दूसरे काम हैं, वो सब खतरे में आ गए हैं और वहाँ जिंदगी असुरक्षित है। तो उनको अस्थायी रूप से आप कहीं भी रखिए, लेकिन अब उनका स्थायी पुनर्वास के लिए नया जोशीमठ बसाना जरूरी लगता है मुझे। और नया जोशीमठ राजेंद्र भंडारी जी हैं यहाँ के विधायक, और दूसरे यहाँ के लोगों का कहना है कि जोशीमठ के आसपास सुरक्षित स्थानों पर ही सरकार के पास इतनी जमीन है जहाँ लोगों को बसाया जा सकता है, बशर्ते जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए और उनको नई जमीनें अलॉट कर दे गवर्नमेंट जो है। और तब तक हम जो भी समय है उसमें इस जोशीमठ का ट्रीटमेंट करें।
जो हमारा सांस्कृतिक जोशीमठ है, दैवत्व वाला है, हमारी देवभूमि जोशीमठ है, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो जो भी कारण है इसके धंसने के और इसके भूकटाव नहीं है, धंस रहा है पूरा जो है, उसके जो भी कारण हैं उन कारणों का निदान किया जाए, तब ताकि पुराने स्वरूप में जोशीमठ आ सके। चलिए आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का। पीएम मोदी आज 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करने वाले हैं और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कल से 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो चुका है, जिसमें कल युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दुनिया भर के 70 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी का आज इंदौर दौरा है और आज इसमें वो शामिल होंगे। कल शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया था और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां पर मौजूद रहे। 4 साल के बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे। देखिए 70 देशों से 3500 से अधिक प्रतिनिधि इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो वहां पर तमाम बड़े चेहरे और मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद थे, लेकिन आज जब पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे तो वहां की तस्वीरें कुछ और ही होंगी। तो देखिए इंदौर पहुंचे प्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का इंतजार है। आज पीएम मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए इंदौर पहुंचेंगे, जहां पीएम प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी करेंगे। Arise, awake, उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो, जागो, चलो, तब तक चलते रहो। इंदौर में 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन शुरू हो चुका है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के भारतीय जुट रहे हैं। विकास के पथ पर देश को आगे ले जाने के लिए प्रवासी भारतीयों की मेहमान नवाजी के लिए इंदौर में खास इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंदौर में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 9 जनवरी को करीब 4.5 घंटे प्रवासी भारतीयों के बीच बिताएंगे। पीएम मोदी ने खुद सम्मेलन के लिए प्रवासी भारतीयों को इंदौर आने का न्योता दिया था। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना होंगे। उसके बाद 9:30 बजे पीएम मोदी इंदौर पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जिसके बाद 10:25 पर प्रधानमंत्री मोदी इंदौर में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली की अगवानी करेंगे। 10:30 बजे प्रवासी भारतीय दिवस के थीम सॉन्ग से मुख्य समारोह शुरू होगा। 10:30 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर अतिथियों का स्वागत करेंगे। 10:38 पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का संबोधन होगा। वहीं 10:53 पर गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। 11:03 पर विशेष डाक टिकट का अनावरण होगा। तो वहीं 11:06 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री 11:26 पर आजादी के अमृत महोत्सव में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी आमंत्रित प्रवासियों के साथ ग्रुप फोटो भी करवाएंगे। दोपहर 12 बजे से पनामा, मॉरिशस और मलेशिया के मंत्रियों के साथ चर्चा का सत्र होगा। इसके बाद 12:30 पर गयाना के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री MOU ट्रांसफर करेंगे। फिर दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री प्रवासियों के सम्मान में भोज आयोजित करेंगे। लंच के बाद सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ MOU ट्रांसफर होगा और बाद में पीएम मोदी 3 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। खास बात यह है कि साल 2019 के बाद पहली बार ये सम्मेलन फिजिकल मोड में हो रहा है। इसके बाद 3 साल तक यह कार्यक्रम कोरोना की वजह से डिजिटल मोड में हुआ था। अब आपको बताते हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन क्यों मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी मुंबई आए थे। उस याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीयों के देश के विकास में योगदान के बारे में ये दिन मनाया जाता है। साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे मनाने की घोषणा की थी। यह दिन महात्मा गांधी की भारत वापसी का प्रतीक है। महात्मा गांधी साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 2015 के बाद से यह हर दूसरे साल मनाया जाता है।
प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर दुनिया भर से भारतीय मूल के लोग मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे हैं। यूएन इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 1 करोड़ 80 लाख प्रवासी भारतीय हैं। इनमें से करीब 70% अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया, ब्रिटेन, कनाडा और श्रीलंका में हैं। प्रवासियों ने 2021 में 87 अरब डॉलर यानी करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए भारत भेजे। यह रकम 2020 से 4.6% ज्यादा है। ये आंकड़े प्रवासी भारतीयों की आर्थिक ताकत बताते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष प्रवासी भारतीयों का सॉफ्ट पावर है। इसके चलते ही व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेशन होता है तो यूएई में करोड़ों रुपए का हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। प्रवासी भारतीयों ने अपने सॉफ्ट पावर को ही ताकत बनाया है। वक्त गुजरने के साथ वह इकोनॉमिक, एजुकेशनल और बाद में पॉलिटिकल पावर बनते गए। हालांकि ताकतवर या अमीर देशों के लिहाज से इसे देखा जाए तो यह अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में ज्यादा नजर आती है। अब ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ेंगे। जयपुर में पेपर लीक के मामले में कार्रवाई हुई है। कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध कोचिंग पर बुलडोजर यहां पर चलाया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेपर लीक का ये पूरा मामला है और अब कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध कोचिंग सेंटर है ये, जहां पर अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा किस तरीके से बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार सुर्खियों में। हालांकि जब पेपर लीक हुआ उसके बाद तमाम जो विद्यार्थी थे, जो तमाम छात्र थे, जो तमाम अभ्यर्थी थे, उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश दिखाया गया। लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि आखिर सरकार एक भी पेपर जो है वो सही तरीके से करवा क्यों नहीं पा रही है। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से एक्शन लगातार ताबड़तोड़ लिया जा रहा है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अब ऐसे मामले अगर सामने आएंगे, जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त होगा, ऐसे मामलों में संलिप्त होगा, उसके खिलाफ ऐसा ही एक्शन होगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। जयपुर में उस कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चल रहा है जो इस पेपर लीक आउट में इस पूरे कोचिंग सेंटर का कहीं ना कहीं कोई हाथ था, जिसके बाद यह एक्शन लिया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको लगातार दिखा रहा है। यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और सुरक्षा की तैनाती के बीच में बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है।